आज नाहिद को लोग बाग भूल गए, इकरा को याद कर रहे हैं। अगर टिकट होता है इकरा को, लोकदल जब भी बात करेगा किसान की करेगा, केवल इनके अलावा और कोई बोलता नहीं। आ जाओ, बल्कि मैं ये कहूंगा कि चारू चौधरी से भी ज्यादा मजबूत इकरा है। नाहिद को तो जेल से नहीं फुर्सत हो पा रही, उसके पीछे तो जितने तुम छल्ले लग रहे वही बहुत है। ये जो था काट की हंडी एक बार चढ़े, हिंदू मुसलमान कब तक करेंगे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। 2024 में लोकसभा चुनाव होना है, तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। इस समय हम कैराना लोकसभा में मौजूद हैं। यहां से अगर वर्तमान समय की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के प्रदीप चौधरी यहां से सांसद हैं। तो 2024 में जो लोकसभा चुनाव होगा, क्या एक बार फिर से यहां से भारतीय जनता पार्टी बाजी मार ले जाएगी, या फिर गठबंधन प्रत्याशी यहां से चुनाव जीतेगा, या फिर बहुजन समाज पार्टी कांग्रेस यहां से बाजी मारने में कामयाब होंगी। आज हम कैराना लोकसभा को लेकर ही बात करेंगे और बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ उग्र सिंह चौहान जी मौजूद हैं। उग्र सिंह चौहान जी, सबसे पहले तो हिंदुस्तान 24 पर मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। नमस्कार जी भाई साहब, आपका भी स्वागत है विपिन जी। पिछली बार भी नाहिद हसन यहाँ से विधायक थे, इस बार भी नाहिद हसन यहाँ से विधायक हैं। तो आपके इस क्षेत्र में, आपकी विधानसभा में विकास का पहिया तो बड़ी तेज़ी से घूम रहा होगा। नहीं, विकास तो नहीं हो पाया उतना जितना होना चाहिए था, चाहे विधायक के दृष्टिकोण से हो चाहे सांसद के दृष्टिकोण से हो। क्योंकि विधायक की तो एक तो बात यह है कि विधायक विपक्ष का है, दूसरा है कि विधायक का बहुत लंबा समय विवादों में चलता रहा, बहुत लंबे टाइम तक जेल वेल में रहा। अब विकास करे भी क्या आदमी, जब जेल में है फिर सत्ता में नहीं है, तो उसका भी एक उसे खामियाजा भुगतना पड़ा। और फिर भी कुल मिला के जितना उनसे हुए वो करें भी हैं। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि यहाँ से वर्तमान समय में जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं प्रदीप चौधरी, उनको लेकर आपकी किस प्रकार की राय है विकास के मामले में? देखिए, दो पहलू हो किसी भी आदमी को आंकने के लिए। एक तो उनका जो पारिवारिक दृष्टिकोण से देखूँ तो मैं प्रदीप जी बहुत बढ़िया आदमी है, खानदानी आदमी है, भले आदमी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं यहाँ तक तो उनसे सहमत हूँ। लेकिन रही बात विकास के नाम पे, विकास के नाम पे जो एक नेता को, एक परिपक्व नेता का मामला होना चाहिए, वहाँ आके प्रदीप जी उतने, मेरे दृष्टिकोण से, मेरी कसौटी पे उतने खरे नहीं उतर रहे। क्यों नहीं उतर रहे खरे? उसका एक कारण है। अगर प्रदीप जी भी होते नाहिद की तरह विपक्ष पार्टी के तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। अब प्रदेश में भी इन्हीं की सरकार और सेंटर में भी इन्हीं की सरकार, और बड़े भारी बहुमत से जीत का आए, अच्छे लोग थे। फिर भी विकास का वो किरणें जो हमें देखनी चाहिए थी, जो दिखाई देनी चाहिए थी, वहाँ आके वो उस कसौटी पे खरे नहीं है। हालांकि कुछ काम उनके चल रहे हैं, सड़कें वगैरह बनवा रहे, लेकिन उन सड़कों से भी ज़रूरी बहुत चीज़ हैं जो होनी चाहिए विपिन भाई। उनसे भी ज़रूरी जो है वो विद्यालयों पे ध्यान देना, यहाँ मेडिकल पे ध्यान देना, यहाँ की सड़कों पे जो लिंक रोड हैं उन पे ध्यान देना, गाँव की सीसीओ पे ध्यान देना, यहाँ के जो बसों का संचालन नहीं हो रहा उन पे ध्यान देना। अब यहाँ आके प्रदीप जी मेरे दृष्टिकोण से उतने मजबूत नहीं है, जबकि उन्हें सब पता है कि वो क्या रहा, और उसके बावजूद भी उतना ध्यान नहीं दे पा रहे जितना देना चाहिए। या तो भाई उनके साथ रहने वाले लोग बाग उन्हें गुमराह कर रहे, या फिर वे खुद ही ध्यान नहीं दे रहे, कहीं किसी उसमें हैं भाई, ऐशो आराम की ज़िंदगी जीना चाह रहे, अपने दिल्ली में या सहारनपुर में कहीं कोठी वोठी होगी वहाँ पड़े रहना चाहते हैं। जबकि नेता का तो विपिन भाई, नेता तो जनता से जुड़ा हुआ होना चाहिए। और जब तक वो एमपी नहीं बने थे तब तक तो उनके सामने एक पार्टीबाजी थी। चलो उन्होंने चुनाव जीता, बीजेपी से जीता, लेकिन जीतने के बाद में वो क्या भाजपा के रह गए? सभी के हैं। एक शेर है, जहाँ आज मैं हूँ यहाँ कल कोई और था। ये भी एक दौर है और वो भी एक दौर था। भाई साहब, आज मैं कल भाजपा में था, आज मैं भाजपा से दुखी हूँ, इनकी कार्यशैली से, इनके करने धरने से। कल कोई जरूरी थोड़ा है कि मैं भाजपा में ना जाऊं। कई बार परिस्थितियां ऐसी हो जा कि आदमी से आदमी जुड़ता चला जा, ऐसा आदमी आ जा विकास का आदमी, तो वो बात नहीं है प्रदीप जी में जो होनी चाहिए। मेरा अब आपसे सवाल ये है कि प्रदीप चौधरी के बारे में तो आपने बता दिया, आपकी नाराज़गी प्रदीप चौधरी को लेकर है
या भारतीय जनता पार्टी को लेकर है? अगर इनसे नाराजगी है तो फिर आपकी प्राथमिकता पर कौन है 2024 के लोकसभा चुनाव में? नहीं, मैं पहले तो आपकी इस बात को स्पष्ट करूं कि मेरी ना तो लड़ाई प्रदीप जी से है और ना मेरी भाजपा से है। मेरा केवल सिद्धांतों से है लड़ाई। मैं रहा विकास का आदमी। मैंने जब अपनी राजनीति में पहली बार सन 88 में प्रधान बना तो हमने तभी एक संकल्प लिया था कि मेरा बड़ा पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, इस क्षेत्र को दिशा कैसे दी जा, और उसे दिशा देने के लिए हमने अपना बहुत बड़ा त्याग उस टाइम का मान के चलो कि किया था, और वो ये था शुगर मिल लगवाई थी। शुगर मिल ये जरूर कि ग्राम पंचायत की ज़मीन में लगी, लेकिन हमारे पे किसी का दबाव थोड़ा ही था ग्राम पंचायत की ज़मीन को कि हम शुगर मिल को प्राइवेट को देंगे। हम आराम से और प्रधानों की तरह पट्टे काटते, और पट्टे काट के जो एक परंपरा है उसके तहत भाई हम भी अपना जीवन जीते। लेकिन हमने उसके पट्टे काटना, लोगों को पट्टे काट के देना उचित ना समझते हुए, यहाँ लाखों लोगों के भविष्य को देखते हुए शुगर मिल लगवाया था। दिन रात की मेहनत करके लगवाया था और बड़ा त्याग और बलिदान से लगवाया था। पैसा भी खर्च किया था। प्राइवेट सेक्टर की फैक्ट्री लगवाई थी, बिजली घर लगवाए थे, मंडियाँ बनवाई, हाटपीट, टंकियाँ लगवाई, सामुदायिक विकास केंद्र बनवाए, तहसीलें बनवाई, गांव में लोगों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए दुनिया भर के काम किए। तो जब मैं ये काम कर सकूं तो फिर मैं दूसरे से भी ये उम्मीद करूंगा कि यार ये कहीं ना कहीं कसौटी पे खरा उतरना चाहिए। इस आदमी को भी वे काम करने चाहिए जो हम लोगों ने किए। और हम लोग चाहते क्या है, एक दिन हम ऊँ चले गए अस्पताल में, यहाँ डिस्पेंस वो है अपना अस्पताल है, वहाँ एक एक्सरे मशीन रखी। भाई साहब कई साल की मशीन रखी, उन पे से आज तक कवर नहीं उतरा। क्या एक सांसद को अगर ये कहा जाए कि भाई इसका कवर उतरवा दो, क्या उनका फर्ज नहीं बनता? विद्यालयों में मास्टर नहीं है, एक एक अध्यापक है, और बाकी 1500 2,000 रुपए पर लड़कियां लगा रखी हुए पढ़ावे बच्चों को। यार क्या वहाँ देख नहीं सकते आप? भाई ये क्या हो रहा? लोगों की दुर्गति हो रही है कि बसें नहीं है, बसों का संचालन नहीं हो रहा, उन्हें आराम से करवा सकें। आप यहाँ कोई स्टेडियम बनवा सके गाँव दर गाँव, जिससे कि युवा खेल के प्रति जागरूक हो। राष्ट्र की धरोहर है ये। तो यहाँ आके इन सब चीज़ों पे मेरा मतभेद इन लोगों से है। ना तो भाजपा के ही लोग करने के लिए तैयार है, केवल अपने घर तक सीमित है कि भाई अपना किसी भी तरीके से पेट भर लिया जा। क्या या तो इन्हें ये लग रहा कि भविष्य में क्या पता भाजपा ना आवे, जितना लूट खसोट कर सको कर लो, या पता नहीं क्या इनके दिमाग में है। मेरी प्रदीप जी से लड़ाई ना भाजपा से लड़ाई, मेरी सिद्धांतों से लड़ाई है। मुझे वो आदमी अच्छा लगेगा जो आदमी विकास की बात करता हो। मुझे वो आदमी अच्छा लगेगा जो आदमी कमर पर हाथ मार के सही आदमी को ये कहे धन्यवाद शाबाश। मुझे वो आदमी अच्छा लगेगा जो आदमी अच्छे आदमी को सब लोगों के बीच में सम्मानित और पुरस्कारित करे। वो कहाँ चली गई सोच? तो आगे आने वाला जो समय है, जिस तरीके की आप बात कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है ये विकास आखिर यहाँ पर करेगा कौन? आपकी उम्मीदें अब किस पर हैं? देखिए मैं भाई साहब आपको एक सच बताऊं, वो ये कि पहली बात तो ये कि पूरे भारत में ही इस बार राजनीति में जो हलचलें चल रही वो उठापटक की है। 24 का जो चुनाव है, जब लगभग 12 महीने शेष हैं, इसमें बहुत भारी परिवर्तन देश में होने जा रहा है। ऐसा मैं मानता हूँ, मैं अपना चिंतन करता हूँ, और मुझे ऐसा लगेगा कि कुछ ना कुछ उठापटक होगा। इस उठापटक में एक तो यही कि भाई बहुत सारी पार्टियाँ एक मुश्त होती जा रही सारी की सारी, और वो एक जगह एक मंच पर आगे जब चुनाव लड़ेंगे तो भाजपा को काफ़ी नुकसान होगा। चलो वो तो एक राष्ट्र लेवल का मामला हो गया। आप जो पूछना चाह रहे कैराना में, कैराना का मामला ये कि यहाँ जितनी टोटल वोट हैं, उन वोटों को अगर आप डिवाइड करेंगे, उनमें दो किस्म की वोट हैं, एक हिंदू एक मुसलमान। आप मुसलमान वोटों को देख लो, बहुत भारी संख्या में है, और वो एक मुश्त होकर वोटिंग करेंगे। एक मुश्त होकर वोटिंग जब करेंगे, उनका एक भी वोट पीछे नहीं रहेगा। और उनका अगर ये लोगों बागों को भ्रम हो कि भाजपा को वोट दे देंगे, वो भी असंभव है। मुझे नहीं लगता कि भाजपा को मुसलमान वोट देगा आज के दिन, चाहे वो उनके कुछ भी याद आ रहा, लेकिन अपने मन का गुबार मन में लिए बैठे वो लोग बाग, जब समय आवेगा तब विस्फोट करेंगे। विस्फोट होगा उनका चुनाव के टाइम पे ईवीएम का बटन दबाने में। वो एक मुश्त वोट प्लस गठबंधन की राजनीति जो चल रही है, उसमें जाट वोट लोकदल का। भाई जाट को आप कितना भी चाहे इन्हें आप प्रदेश अध्यक्ष बना ले, चाहे कुछ भी कर ले, लेकिन जाट किसान कौम है, और जाट अपने लड़ाई को अच्छी तरह से लड़ना जानता है। जाट को बहुत भारी संख्या में जाट वोट जो करेगा, बहुत भारी संख्या में जाट जो वोट करेगा वो लोकदल को करेगा। तो लोकदल के वोट प्लस हो गए। उसके अलावा समाजवादी के दूसरी बिरादरियों के कश्यप वोट या पाल वोट या इस टाइप के वोट, या फिर
गुज्जर वोट जो बहुतायत में यहाँ है, ये वोट जो है भाजपा की तरफ से खिसक के उधर जाएंगे जहां ये हमेशा गए। प्रदीप जी ने ये चुनाव जीत लिया। इस चुनाव के जीतने का कारण क्या था? तबस्सुम की निष्क्रियता हो रही। वो इतनी सक्रिय औरत नहीं रह पाई राजनीति में जितने मनोवर रहे। अब फिर हुकम सिंह का मामला आया। हुकम सिंह ने चुनाव लड़ा। हुकम सिंह के मरने के बाद में मृगांका को लोग बाग उस दृष्टिकोण से देख नहीं पाए, उतनी राजनीति की विद्वता उसके अंदर झलक नहीं पाई, या उनकी कैंपिंग करने वाले, उनके साथ लगने वाले लोग बाग जो थे भाजपा के, वो उतनी ईमानदारी से चुनाव नहीं लड़वा पा रहे थे। अब रही बात यहाँ भाजपा किसे टिकट देगी वो तो एक अलग बात है, हम लोग टिकट बांटने वाले नहीं है। लेकिन अगर भाजपा फिर प्रदीप को टिकट देवे और प्रदीप के सामने एक ऐसी लड़की आने जा रही, दो महिलाओं के नाम आते हैं। एक तो ये लड़की इकरा कैराना से, और दूसरी चारू चौधरी। अब चारू चौधरी अगर चुनाव में आवे वो भी बहुत भारी है आज के दिन। भाई एक राष्ट्रीय नेता की, एक पार्टी के राष्ट्रीय नेता की पत्नी चारू और पढ़ी लिखी लड़की यहाँ चुनाव लड़े तो वो भी इन पे भारी पड़ेगी सब पे। और इकरा अगर चुनाव लड़ती है तो इकरा उनसे भी ज़्यादा भारी पड़ेगी, कारण कि इकरा लोगों की जुबान पे आ चुकी, वो लोगों में छाई हुई है, लोगों की जुबान पे। आप किसी को पूछ लो, इकरा कौन, वही बता देगा इकरा। आज नाहिद को लोग बाग भूल गए, इकरा को याद कर रहे हैं। अगर टिकट होता है इकरा को तो बहुत ज्यादा कहने की जरूरत नहीं कि भाजपा का कोई सा भी आ जाइए, उसे हारने में ज्यादा समय लगेगा नहीं। मतलब आपकी प्राथमिकता पर भी गठबंधन का प्रत्याशी रहेगा? इस बार गठबंधन भारी पड़ेगा, क्योंकि गठबंधन से लोग बाग उम्मीद लगाए बैठे। उम्मीद के दो बात है। उम्मीद में ये आज आरोप कुछ भी लगा ले तो राजनीति है, राजनीति में तो भाई कुछ भी कह लें, एक दूसरे पे रोप प्रत्यारोप चलता रहे। लेकिन लोकदल हमेशा किसान हित की बात करता है। लोकदल जब भी बात करेगा किसान की करेगा, और केवल इनके अलावा और कोई बोलता भी नहीं। भाजपा में जो कुछ लोग बाग बोलने वाले थे किसान की, वो आज पता नहीं क्यों साइलेंट है, चुप है। और रही बात फिर समाजवादी का भी मुखिया जो आज के दिन अखिलेश है, या उसके बाप भी रहे होंगे, हिंदू मुसलमान वाली बात को अगर छोड़ दिया जा तो किसान हित की बात भी हमेशा मुलायम सिंह परिवार ने करी। वो भी किसान है और ये भी किसान है, तो किसान अपना हित भी तो सोचेगा ना भाई। आज के दिन तो सभी लोग बाग दुखी हैं, कहीं कोई इतना बहुत ज़्यादा खुशहाली का जीवन किसान वर्ग का लोग तो जी नहीं रहे। तो गठबंधन का ही प्रत्याशी भारी पड़ेगा। इसमें से कोई भी आ जाओ, चाहे यहाँ चारू चौधरी आ जाओ, चाहे इकरा आ जाओ, बल्कि मैं ये कहूँगा कि चारू चौधरी से भी ज़्यादा मजबूत इकरा है। आपने अभी कुछ देर पहले कहा कि प्रदीप चौधरी से लोगों को बड़ी उम्मीदें थी और वो उन उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाए। आपने ये भी कहा कि तबस्सुम हसन सही काम नहीं कर पाई, वो भी लोगों की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाई। आपने अभी थोड़ी देर पहले ये भी कहा कि नाहिद हसन उस तरीके से कार्य नहीं कर पाए जिस प्रकार से उन्हें करना चाहिए था। बिल्कुल। तो तबस्सुम हसन, नाहिद हसन और अब इकरा हसन, तो इकरा हसन आपकी उम्मीदें किस प्रकार से पूरा कर सकती हैं? मैं इसको आपको स्पष्ट करके बताऊं, ये आई थी तबस्सुम तो एक साधारण गृहिणी थी, घर की एक औरत थी जिसने राजनीति का कह के नहीं सीखा था, उसे कुछ नहीं पता था। अचानक मनव्वर जी मरे, और मनव्वर के मरने के बाद में तबस्सुम को लिया है। वो राजनीतिक नहीं जानती थी, राजनीति से बहुत दूर उसका मामला था। परिवार में ब्याही थी, पीछे से भी हो सके कहीं बैकग्राउंड राजनीतिक रही हो, लेकिन राजनीति उस महिला ने कभी की नहीं थी। अब रही बात नाहिद को तो जेलों से नहीं फुर्सत हो पा रही, उसके पीछे तो जितने तुम छल्ले लग रहे वही बहुत है। और ये जो लड़की है विवाद से बिल्कुल दूर है, कोई जरूरी नहीं है। आप एक बात पे ध्यान दें, मनव्वर तो एक सफल नेता रहा, मनव्वर जनता के बीच का छाया हुआ नेता रहा। आप इस इतिहास को जरा सा बदलें, और इस इतिहास को बदल के आप राजस्थान में ले जाएं। मेवाड़, चित्तौड़, राणा सांगा हुए बड़े महान शूरवीर थे जिनके सामने कोई टिक नहीं पाता था। राणा सांगा के बाद में और महाराणा प्रताप फिर तीसरी पीढ़ी में बड़े बहादुर आदमी हुए जिनका इतिहास में नाम है, सभी जिनको सम्मान कर देते हैं। इसके बीच में एक कड़ी आई, एक वो आया, एक पीढ़ी आई। वो पीढ़ी थी राणा उदय सिंह की। उदय सिंह इन दोनों के मुकाबले कमजोर था, लेकिन ये थोड़ा ही रहा कि महाराणा प्रताप भी कमजोर होगा। अब इसे अगर यहाँ देखें कि मनव्वर के बाद में एक पीढ़ी अगर कमजोर पे आई तो तीसरी जो है इसकी इकरा वाली वो कमजोर नहीं है। इकरा में हर गुण, उसका कोई सा भी आप दृष्टिकोण देखो, मैं मनव्वर से भी ज्यादा उसे
महत्व देता हूँ। कई बार उसे कहीं घर तो हम कभी उसके गए नहीं, लेकिन कई बार उसे वैसे मिलने का बात करने का मौका जब उस लड़की से मिला, और काम भी हमने उसे वैसे ही फ़ोन पे ही काम कह दिया, अपने गांव का काम। भाई इकरा हमारे यहाँ तो ये भी काम होना था, उन्होंने अगले ही दिन दूसरे तीसरे दिन अपना जेई भेज दिया, ठेकेदार भेज दिया, और वो काम हो भी गया। इन भाजपा के लोगों पे काम क्यों नहीं होते? ये क्यों नहीं लोगों को जीतते? वो काम करते हैं, ये करते नहीं। लोक दल का आदमी काम करता है, ये करते नहीं। इनके आदमी बाढ़ देखते रहते हैं, सिद्धांतों में बंधे हुए हैं कहीं ना कहीं, कहीं ये पार्टी से बंधे हुए हैं। संघ के आदमी को कहेंगे, वो कहेंगे हमें गाइडलाइन ही नहीं है मदद करने की, और ये आंख मीच के अपने आदमी की मदद करे। तो क्यों नहीं लोग इनके साथ लगेंगे? लगते हैं। मेरा सवाल आपसे ये है, जिस तरीके से आपने अभी गठबंधन की बात की, आपने चारू चौधरी का नाम लिया, आपने इकरा हसन का नाम लिया, अगर इनके अलावा गठबंधन से कोई तीसरा व्यक्ति चुनाव मैदान में उतरता है तो गठबंधन तो उस समय भी मजबूत रहना चाहिए। हाँ, मजबूत रहेगा। कई बार देखिए, पार्टी के साथ साथ में आदमी का व्यक्तिगत भी हो, व्यक्तिगत वोट भी हो। आप बहुत सारे ऐसे लोग बाग हैं जो हमेशा चुनाव जीतते रहे, उन लोगों को आप आज फर्ज करो, आप योगी जी हैं, योगी जी उस फेम के आदमी हैं कि अगर योगी जी कैराने में आके चुनाव लड़े तो जीत जाएंगे। भाई योगी जी को यहाँ कौन जान रहा? फोटो में ही तो देख रहे हैं, वीडियो में देख रहे होंगे या टीवी पे देख रहे होंगे। योगी जी ने तो कोई काम अपना व्यक्तिगत तो काम नहीं करवाया ना, लेकिन अगर वो यहाँ चुनाव लड़े जीत जाएंगे। कुछ ऐसे भी लोग बाग हुए हैं कि उनके अपने व्यक्तिगत भी वोट हों। अब अगर कोई और एक्स्ट्रा आदमी यहाँ आवे तो मेरा ख्याल के, अभी नाम तो इनके आए नहीं, पता तो तभी लगे नाम आने के बाद भी। इनके नाम ज़्यादा जो मुझे आज तक पता लगा, दो ही के नाम है, दोनों के नाम बड़े महत्वपूर्ण नाम है। तीसरा नाम कभी कभी आवे, मनीष चौहान का आवे। अब मनीष चौहान से तो मजबूत वीरेंद्र है। टिकट देखो पार्टी किसे देती है, उसके बाद में इनका विश्लेषण किया जा सके कि भाई कौन मजबूत है कौन नहीं। लेकिन इस बार गठबंधन का कैंडिडेट भाजपा वालों पे भारी पड़ेगा। मनीष जी भाजपा से आवे, या वीरेंद्र जी भाजपा से आवे, या प्रदीप चौधरी भाजपा से आवे, या कई बार उनके वीरेंद्र जी के भाई हैं वे जज साहब रहे, उनका भी नाम आवे, पीपी सिंह का। अब इनमें तो मेरा ख्याल के गठबंधन के आदमियों के मुकाबले, गठबंधन के प्रत्याशी के मुकाबले कोई ज़्यादा चुनाव को फेस करने का है नहीं। भाई बहुत मजबूत कैंडिडेट इनमें हो कोई सा भी। अब मेरा आपसे सवाल ये है कि जिस तरीके से आपने अभी इकरा हसन का नाम लिया, तो हमने कई राजनीति के जानकारों से बात की, राजनीतिक लोगों से बात की, तो उनका कहना ये है कि यदि गठबंधन इकरा हसन को टिकट देता है, चुनाव मैदान में उतारता है, तो भारतीय जनता पार्टी का जो प्रत्याशी होगा उसे बड़ा फायदा होगा, चुनाव हिंदू मुस्लिम पर हो जाएगा। अब ये जो था काट के अंडी एक बार चढ़े, हिंदू मुसलमान कब तक करेंगे? ये हिंदू मुसलमान का इतिहास मात्र इस देश में आज़ादी के बाद में 14 के बाद शुरू हुआ। इससे पहले कहीं भी नहीं था यार। हमने तो आज से 20 साल पहले सारा यहीं से कि हिंदू में मुसलमानों में रहे, हम हिंदू हैं, मुसलमान भी हमारे साथ ही रहे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये नहीं चलने का इस बार, हिंदू मुसलमान वाला चल नहीं पाएगा। इस बार तो विकास चलेगा। योगी जी के भी बहुत सारे काम हैं जो उन्होंने विकास के करवाए, अब वे भी आवेंगे, वे भी सामना आवेंगे, वे भी काम, लेकिन प्रत्याशी पे भी निर्भर करेगा मामला। मेरा सवाल आपसे ये भी है उग्र सिंह चौहान जी, कि आप कैराना लोकसभा से हैं लेकिन जनपद शामली से हैं, आपकी कैराना विधानसभा भी है। आपने अभी इकरा हसन का नाम लिया, ये भी जनपद शामली से हैं और आपकी कैराना विधानसभा से हैं। तो गठबंधन के टिकट के दावेदार तो उधर सहारनपुर से, नकुड़ विधानसभा से और गंगो विधानसभा से भी कुछ लोग हैं। बिल्कुल होंगे, अभी नाम तो सामने नहीं आ रहे ना, अभी नाम तो स्पष्ट हो ना। लेकिन मेरे नोटिस में जितने नाम आए, ये कोई मेरा वो नहीं कि मैं तो अब तक के जो लोग आए उनके नाम लेके बताया। अब ये लोग बाग सामने आवे तभी पता लगेगा इनमें कौन कितना भारी है कितना नहीं है। हक उनका भी है, सहारनपुर का भी तो उतना ही हिस्सा है, सहारनपुर जनपद का भी उतना ही हिस्सा है कैराना लोकसभा में जितना कैराना का है। या तो थोड़ी दूर आगे चल के फिर सीमा सहारनपुर की शुरू हो जा, वो तो बहुत जमुनानगर के गोरे तक भी सहारनपुर ये कैराना लोकसभा है। तो अभी तो 1 साल पड़ा इस सारे मामले में। अब तक तो जो समीक्षा थी, आपने जो पूछा, वो केवल इन्हीं के तो 2-3 आदमी थे, प्रदीप चौधरी रहे या फिर ये इकरा या चारू रही। चारू का भी नाम मैंने अपनी तरफ से लिया, नहीं तो ये तो बात केवल 2 में ही तो चल रही थी ना। अभी तो वीरेंद्र जी का भी नाम हमने ही लिया, नाम तो 2 ही का था, इकरा हसन या फिर प्रदीप। अगर इसमें देखें तो प्रदीप जी से इकरा, प्रदीप जी पर तो इकरा भारी है,
इसमें तो कहने में मुझे कहीं भी कोई गुरेज नहीं है, कहीं कोई शंका ही नहीं है। लेकिन अभी सबके नाम सामने हमें पार्टी किसे डिसाइड करे तब जाके इसका विश्लेषण किया जाएगा। चलिए, अब आपसे मेरा अंतिम सवाल है। हालांकि यह सवाल मैंने आपसे कुछ देर पहले पूछना चाहिए था। आपने अभी एक सवाल के जवाब में मुझे बताया कि मुसलमान समाज के लोगों के दिलों में एक गुबार है और वह चुनाव के समय फूटेगा। तो वो गुबार क्या है? भाई गुबार तो देखिए, मुसलमानों में जो गुबार है वो तो भाजपा के खिलाफ ही है, और जबकि मुसलमान को ही भाजपा की तरफ से सबसे ज़्यादा फायदा हो रहा आज के दिन। चाहे राशन का फायदा हो, चाहे योजनाओं के लाभ मिल रहे हो, जो भी कोई लाभ है वो सारा ज़्यादातर मुसलमान को मिल रहा। लेकिन उसके बावजूद भी मुसलमान जितने लोगों से हम मिले, उनमें से कोई भी आदमी भाजपा को वोट देने के पक्षधर है नहीं। जब ये पक्षधर ही नहीं है तो एक रात रात में इनका सारा मामला वहाँ जामा मस्जिद से में फतवा जारी हो गया बदल जा। अभी चुनाव का तो 1 साल है। जब फतवे जारी होंगे ना, कोई भी मुसलमान भाजपा को वोट देने का नहीं। इनमें से वे ही रह जाएंगे जैसे इन्हें शाहनवाज और ये जो है 2-4 आदमी जो पहले से चले हुए आ रहे वही हैं, उनके अलावा नहीं है। चलिए, तो उग्र सिंह चौहान जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।